स्वागत है आप सभी लोगों का आईएससी संस्थान के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल रिलेशंस की हमारी जो क्लास है वो आज थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है। पिछली दो कक्षाओं में हमने बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या चीज है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या चीज है, और भारत जो देश है, भारत देश के तमाम अलग अलग देशों के साथ जो संबंध स्थापित हुए हैं उनके पीछे क्या हमारा उद्देश्य है। वस्तुतः किसी भी एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध स्थापित होता है उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उनके बारे में हमने बात की थी। अब हाल ही के बदलते हुए घटनाक्रम है उसमें आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि वर्तमान में जो वैश्विक समस्याएं हैं उनमें हम देख रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्र जो हैं वहां पर अलग अलग प्रकार से तनाव व्याप्त है। और इन सब में जो सबसे बड़ी अभी चर्चा का विषय चलता है लगातार, उसमें लगातार आप समझ रहे हैं 2.5 वर्षों से जारी कौन सा, रूस और यूक्रेन का विवाद है। 2.5 वर्षों से जारी, लगभग 3 वर्ष होंगे अब। और कौन सा विवाद चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है। और ये हम सब जानते हैं, अब ये ऐसी बात हो गई है जो इतनी कॉमन है, ये लड़ाई खत्म ही नहीं हुई है, लड़ाई चलती ही जा रही है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस में दौरा होना, अभी आप देखिए लेटेस्ट बात है ना ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में, मतलब इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद, इस कार्यकाल में जब उनकी सरकार ने तीसरी बार शपथ ली, प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश दौरे पर गए तो जो पहला विदेश दौरा हुआ, तीसरे कार्यकाल का पहला विदेश दौरा, वो कहां गए, प्रधानमंत्री मोदी रूस गए, रशिया गए, और उसके बाद पोलैंड भी गए। सॉरी, पोलैंड गए, कौन से देश गए थे, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया भी गए। पोलैंड अब जाने की उनकी बात है कि अब ऐसी खबर आ रही है कि बहुत जल्द जो दूसरा दौरा होगा उसमें वो पोलैंड जाएंगे। और अगर पोलैंड जाएंगे तो 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर जा रहा होगा, अगर वो यात्रा कंफर्म होती है। तो अभी क्या खबर आई थी, अभी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया गए। चलो ऑस्ट्रिया के साथ तो अलग बात है, मैं ऑस्ट्रिया शब्द बोल रहा हूं, और एक देश है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिए, दुनिया में दो देश हैं, एक है ऑस्ट्रिया, एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अलग देश है जिसकी क्रिकेट टीम आप देखते हैं, है ना, जो अच्छी क्रिकेट टीम। ऑस्ट्रेलिया इज अलग कंट्री। ऑस्ट्रिया एक यूरोप का देश है, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर सुना होगा आपने। तो ऑस्ट्रिया जो यूरोप का देश है, वहां गए थे प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा कहां गए थे उससे पहले, रशिया। तो रशिया का जो दौरा है वो बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां पर उनकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई, क्रेमलिन गए प्रधानमंत्री। और इस मुलाकात को पश्चिमी देशों ने एक प्रकार से आप समझिए क्रिटिसाइज किया। बताया था मैंने आपको, इस मुलाकात को पश्चिमी देशों ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज क्यों किया, क्योंकि वो पुतिन को, आपको पता है रूस को वो अच्छे नजर से नहीं देखते, रूस के प्रति उनके मन में अच्छी भावना भी नहीं है। अच्छी भावना इन द सेंस, रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा से आपस में एक दूसरे के टकराव में रहे, है ना। ये शीत युद्ध के दौर से ही आप देखते हो एक लंबे समय तक इनके बीच में आपसी तनातनी रही है, और उसका असर, उसका प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। ऐसे समय पर रूस की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी का जाना पश्चिमी देशों को ये बात नहीं सुहाई, क्योंकि पश्चिमी देश ही तो हैं जो कि लगातार किसको सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन को जो आर्म्स है, जो पैसा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, वेस्टर्न देश, खासकर यूएस से, है ना, नाटो के देश। तो प्रधानमंत्री मोदी जब रशिया गए तो उनको ये लगा कि भाई ये रशिया क्यों जा रहे हैं, एक ऐसे आदमी से क्यों मिल रहे हैं, एक ऐसे आदमी यानी पुतिन से क्यों मिल रहे हैं जो कि कई लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उनकी हत्याएं करवा रहा है यूक्रेन में। ऐसा इनका मानना, इनका पर्सपेक्टिव है। लेकिन आप जानते हैं भारत और रूस के जो द्विपक्षीय संबंध है वो आज के नहीं है, वो काफी पुराने हैं। और रूस हमारा विश्वसनीय सहयोगी रहा है। आपने स्वतंत्रता के पश्चात देखा कि लगातार भारत और रूस के बीच में एक अलग ही प्रकार का जुड़ाव रहा है। एक ऐसे समय पर जब दुनिया के तमाम देश भारत के अगेंस्ट थे, तो भी रशिया हमारा हमेशा से क्या रहा है, पार्टनर रहा है, हमारा एलाय रहा है। और केवल एलाय नहीं, ट्रस्टेबल एलाय रहा है, यानी कि उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, और उसने हम पर विश्वास किया है। तो भी जो ये मुलाकात रही तो पश्चिमी देशों को ये बात सुहाई नहीं। अमेरिका में कई तरह के बयान आए, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनका भी बयान आया, और इस मुलाकात को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। फिलहाल हमारी अपनी विदेश नीति स्वतंत्र है, हमारे अपने रशिया के साथ हित है,
और हम वो पीछे भी दिखाते आए हैं कि भाई रशिया से हम बड़े स्तर पर क्रूड ऑयल भी खरीद रहे हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि हमारे जो हित हैं, हम उन हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो रणनीति है, अपना जो विदेशी संबंध है, उनको तय करते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इससे भी बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ये है कि अभी ये महीना चल रहा है जुलाई का, जुलाई अब समाप्ति की ओर है। अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री की यानी मोदी जी की एक यात्रा प्रस्तावित हो रही है यूक्रेन की। दो कट्टर दुश्मन है ये मुल्क इस टाइम। यूक्रेन के लिए यात्रा प्रस्तावित हो रही है और जो मैं डेट पढ़ रहा हूं 24 अगस्त के आसपास वो यूक्रेन में हो सकते हैं। और जब यूक्रेन जाएंगे तो उसके बाद वो पोलैंड जाएंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये यात्रा प्रस्तावित हो रही है। और अगर ऐसी यात्रा प्रस्तावित होती है तो इसके ऊपर केवल नई दिल्ली और कीव की ही नजर नहीं, बल्कि वॉशिंगटन डीसी से लेके, मॉस्को से लेके, दुनिया के लंदन से लेके, पेरिस से लेके दुनिया के हर देश की नजर इस यात्रा पर रहेगी। क्यों? क्योंकि यूक्रेन, आप समझ रहे हो, इस समय क्या कर रहा है? युद्ध के मुहाने पर खड़ा, मुहाने पे मतलब युद्ध में है, इन्वॉल्व है, और यूक्रेन लगातार युद्ध झेल रहा है। ऐसे समय पर कोई एक ऐसा नेता, वैश्विक स्तर का नेता, जो कि दोनों देशों में जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं, या तो देश इस पक्ष में है या तो देश इस पक्ष में है। भारत एक प्रकार का न्यूट्रल स्टांस रखता है। भारत ने हालांकि अभी तक रशिया के द्वारा किए गए यूक्रेन पर हमले की निंदा नहीं की है, लेकिन हम यूक्रेन को तमाम तरह की मदद, तमाम तरह के सप्लाई जो वहां पर लोग प्रभावित है उनको लगातार भेज रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मानवीय आधार पर हम तमाम तरह की आयुष क्या पहुंचा रहे हैं इनको, रसद, खाना पानी, जो भी हमसे बन पड़ता है, हम उन्हें मदद कर रहे हैं पूरी तरीके। तो कहने की बात यह है, रूस के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी हमारे संबंध हैं। और यूक्रेन की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता होंगे कि जिन्होंने 1.5 महीने के अंदर अंदर, अगर ये यात्रा हो जाती है, 1.5 महीने के अंदर अंदर रूस की भी यात्रा की और फिर यूक्रेन की। अब हम जब यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री, तो रशिया की खासकर नजर रहेगी क्या बातचीत होती है, और क्या पता यहीं से कोई एक सॉल्यूशन निकल के आ जाए, यहीं से कोई एक सॉल्यूशन निकल के आ जाए, क्योंकि भाई पश्चिमी देशों की बात रशिया मानेगा नहीं और यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। और अगर यहीं से कोई सॉल्यूशन निकल के आता है तो हमारी अंतरराष्ट्रीय जगत में कितनी बड़ी इमेज बनेगी, ये आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी का वैसे भी पूरी दुनिया में नाम चलता है, और वो कितने बड़े स्तर का नाम हो जाएगा। पहली बात तो जैसे ये यात्रा हो जाती है तो ही तो भारत की बहुत बड़ी साख होगी, क्योंकि इस समय दुनिया का और कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई भी नेता नहीं है जो दो अलग अलग दुश्मन खेमों की यात्रा करे। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर ये यात्रा होती है तो मेरे ख्याल 24 तारीख की डेट फाइनल हो रही है। 24 अगस्त को प्रधानमंत्री यूक्रेन में हो सकते हैं, और अगर होंगे तो बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट होगा ये, मतलब एक ग्लोबल तरह की न्यूज बनेगी। लेट्स सी, तब तक हमारा एक टॉपिक चलता रहेगा, हम देखेंगे क्या वहां पर होता है, क्या बातचीत होती है, क्या मुलाकात होती है, यूक्रेन क्या पक्ष रखता है, और फिर भारत किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में अगर मध्यस्थता कर पाया तो, अगर मध्यस्थता की प्रस्ताव रखता है तो पश्चिमी देशों की भी नजर होगी, है ना। तो ये देखने वाली बात होगी। ये देखो, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसे बोलते हैं डिप्लोमेसी। क्या बोलते हैं? कूटनीति। हम लड़ रहे हैं, झगड़ नहीं रहे, लेकिन हमने बोला कि भाई ये समय युद्ध का समय नहीं है। तो ये अपने आप में हमारी बढ़ती हुई ताकत का परिचय, इसे बोलते हैं सॉफ्ट पावर। क्या बढ़ रही है हमारी? सॉफ्ट पावर। कोई हम ताकत का इस्तेमाल थोड़ा कर रहे हैं, हथियार का इस्तेमाल थोड़ा कर रहे हैं, डरा थोड़ा रहे हैं उनको। हम प्यार से, प्रेम से, अपने बातचीत की कला से दो देशों के बीच में अगर संबंधों को सुधार पाए तो इसका असर पूरी दुनिया पे होगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार पर होगा, और कई वस्तुओं के देवादाम में कमी आएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही है उससे दुनिया में बड़े स्तर पर अशांति फैली हुई है। दूसरी बात क्या है? एक और विवाद चल रहा है इजराइल का। वो पिछले साल 7 अक्टूबर से, और देखो ये अगस्त चल रहा है, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 साल होने वाला है। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद भी चल रहा है, इजराइल और पैलेस्टाइन का विवाद भी चल रहा है। अब इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमारी नजर होगी। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारा इजराइल और पैलेस्टीन, देखो संबंध हमारा दोनों के साथ है, इजराइल के साथ भी है, पैलेस्टीन के साथ भी है। इसको भी हमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का। लेकिन उधर उधर दूसरी तरफ अब नजर सबकी है, क्योंकि भारत में चुनाव हो चुके हैं, पाकिस्तान में चुनाव हो चुके हैं, ब्रिटेन में चुनाव हो चुके हैं, बड़े बड़े देशों में चुनाव हो चुके हैं। अब सबकी नजर है यूनाइटेड स्टेट्स में। अमेरिका में नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं।
और ये चुनाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में जो पार्टी आएगी उसका, जो भी सरकार आएगी उसका असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर। और दो पार्टियां होती है आप जानते हैं अमेरिका में, डेमोक्रेट्स, और कौन सी होती है दूसरी, रिपब्लिकन। कौन सी होती है, रिपब्लिकन। मुझे बताएंगे अभी कौन सी पार्टी की सरकार चल रही है अमेरिका में? जैसे भारत में भाजपा और कांग्रेस होती है, अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन होती है। कौन सी पार्टी की सरकार चल रही है अभी अमेरिका में, बताओ? नहीं, डेमोक्रेट्स की सरकार चल रही है। किसकी सरकार चल रही है अभी? डेमोक्रेट्स की। और डेमोक्रेट्स के नेता है जो बाइडेन, जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति, सिटिंग प्रेसिडेंट। जो बाइडेन ने अगला चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि जो बाइडेन लगभग 81-82 साल के हैं। उनको बार बार जो है स्मृति दोष भी होता रहता है, कोई कोई चीज भूल जाते हैं, कहां पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनकी सेहत, उम्र, यादाश्त उनका साथ नहीं दे रही है। अतः उन्होंने बोल दिया है कि अब खुद ही घोषणा कर दी कि मैं आगामी राष्ट्रपति चुनाव को नहीं लड़ूंगा। वरना आपको पता है अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनता है उसके पास 2 बार राष्ट्रपति बनने का मौका होता है, क्योंकि अमेरिका में आप मैक्सिमम 2 टर्म के लिए ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका में 4 साल और 4 साल, टोटल मिला के 8 साल आप बन सकते हैं। तो एक टर्म, एक कार्यकाल होता है उनका 4 साल का। बाइडेन का 4 साल पूरे हो रहे हैं। अब दूसरा कार्य, अगर अब दूसरा चुनाव में वो जाते हैं और जीतते हैं तो फिर दोबारा 4 साल हो जाएंगे। लेकिन तब तक तो वो 85-86 साल के होंगे, और उनकी उम्र अभी साथ तो दे नहीं रही है। तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। दूसरा, अभी पता होगा आपको डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था। उनकी जो जान है वो बाल बाल बची, क्योंकि उनके कान पर आपको पता है वहां से निकलते हुए गोली गई और हिट भी हुई उनके कान पे। तो भी आपने देखा होगा, उन्होंने देखा, वो लगा रखा है ना, वो सिर पे लग जाती इधर, अगर गर्दन इधर होती तो वो कान से निकलती हुई चली गई, बच गए वो। इससे क्या हुआ, अमेरिका में सेंटिमेंट्स आ गए। जैसे हमारे यहाँ आए थे इंदिरा गांधी की तो हत्या हो गई थी। उस समय तो कांग्रेस को भयंकर वोट मिला उस साल 1984 में। तो सेंटिमेंट आ जाते हैं ना। तो हुआ क्या, रिपब्लिकन पार्टी का ग्राफ घट गया और इसका डेमोक्रेट का घट गया और रिपब्लिकन का बढ़ गया। तो लग रहा था कि ट्रंप जीतेंगे, क्योंकि ट्रंप के प्रति एक जो सद्भावना की लहर है वो भी चल दी। दूसरा, बाइडेन का कार्यकाल बड़ा तनावपूर्ण रहा है। बाइडेन के पिछले 4 साल के कार्यकाल में ही तो रशिया यूक्रेन का वॉर भी हुआ है। बाइडेन के इसी कार्यकाल में इसराइल और पैलेस्टीन का वॉर भी हो रहा है, और वो चल ही रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। जबकि जब ट्रंप का कार्यकाल था तो उस समय आपने देखा क्या क्या समस्याएं रही, कोविड भी आया उसमें। बाइडेन के कार्यकाल तक कोविड रहा, लेकिन ट्रंप ने कई हद तक चीजों को सुलझा के रखा। तो दूसरी तरफ से रिपब्लिकन पार्टी के कौन है उम्मीदवार प्रेसिडेंट पद के? डोनाल्ड ट्रंप। ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपको पता है। 2016 से 2020 डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था, और 2000 जो है 21 से 24 तक इनका कार्यकाल। अब वहां पे नई सरकार आनी है, तो या तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते अगले, अब जो चुनाव होंगे नवंबर में, या राष्ट्रपति होते जो बाइडेन। लेकिन जो बाइडेन ने मना कर दिया। जो बाइडेन ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अब हमारी नजर यह है, भारत की भी या पूरी दुनिया की भी नजर यह है, किस पार्टी की सरकार आती है। इधर से रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप हो गए, जो कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप भारत भी आए थे, एक कार्यक्रम हुआ था, आपको पता है, नमस्ते ट्रंप, याद है आपको? नमस्ते ट्रंप। और अमेरिका में हुआ था हाउडी मोदी कार्यक्रम। और डेमोक्रेट्स पार्टी में जो है जो बाइडेन थे, इन्होंने मना कर दिया। तो अब उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस डेमोक्रेट्स पार्टी में, बस अब ऑफिशियल घोषणा होनी है। अदरवाइज तो डेमोक्रेट से जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद की, वो कौन हो रही है? कमला हैरिस। अब ये बड़ी बात है, कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, इनकी माता जी का संबंध भारतीय मूल से है। तो अब चुनाव होना है राष्ट्रपति का बिटवीन कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप। अब कौन इस चुनाव को जीतता है, लेट्स सी, ये पता लगेगा। अब इसका असर क्या होगा, इनका चुनाव इनकी राजनीति है, पर इसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। दुनिया पे ऐसे पड़ेगा कि क्या नाटो की स्ट्रेंथ में कमी आएगी। और अगर देखो, यूक्रेन तो चाहेगा नहीं कि ये जीते, कौन? अमेरिका जीते। अमेरिका जीतेगा तो अमेरिका पैसा वैसा कम कर देगा, उनका पैसा वैसा कम कर देगा, तो फिर यूक्रेन खुद ही अपने आप में वॉर हार जाएगा। बाइडेन सरकार, बाइडेन प्रशासन, पश्चिमी देश खूब पैसा दे रहे हैं, और ट्रंप के आने के बाद बहुत सी पॉलिसीज में चेंज आ सकता है। नाटो में अमेरिका अपना जो शेयर देता है, बहुत बड़ा शेयर नाटो में अमेरिका का है, उसे कम कर सकता है। बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर ट्रंप अपनी बयानबाजी देते हैं, उनके डिबेट सुनिए आप, जो बात करते हैं। तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। वो हमारी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग होगा।
आ रही है बात समझ में? यानी वैश्विक घटनाक्रम क्या चल रहे हैं, हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उन घटनाक्रम का भारत पर क्या संबंध पड़ता है, ये भी, भारत पर क्या असर पड़ता है, ये भी हमें जानना चाहिए। चलिए, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे प्रियंका जी? पिछली कक्षा में हमने कुछ लिखा था, आज की तारीख डाल दीजिए आप लोग। आज 29 है ना, 31 का ही महीना है, हम 3 दिन है ना अभी इस महीने के। 29 जुलाई 2024। हमने आपको राज्य बता दिया था, और राज्य का क्या महत्व होता है ये भी हमने आपको बात बताई। सर हम लोगों ने लास्ट पॉइंट यही लिखा था, भारत और पाकिस्तान तथा चीन तीनों परमाणु शक्ति संपन्न देश है, यहीं पर एंड हुआ था क्लास। ठीक है, अब आप इधर देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध की एक परिभाषा आपको यहां पर दिख रही है। क्या है ये परिभाषा बोल रही है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, क्या इनका मतलब है? नाम ही देखिए, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, यानी एक देश नहीं, कई देशों के, एक देश के दूसरे देश के साथ। अब वो संबंध कैसे हो सकते हैं? एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध हो सकते हैं, जैसे भारत के संबंध, दूसरा देश मान लीजिए चीन है, मान लीजिए जापान है, मान लीजिए रूस है या अमेरिका है। ये सब जो देश हैं, इनके साथ जो भारत के संबंध होंगे, इनको बोला जाएगा द्विपक्षीय संबंध। क्या बोलेंगे? द्विपक्षीय। द्विपक्षीय मतलब दो पक्षों के बीच में, अंग्रेजी में बोलेंगे बाइलेटरल, बाइलेटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिटवीन इंडिया एंड जापान, बिटवीन इंडिया एंड रशिया, बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। एक होता है बाइलेटरल रिलेशन, क्या होता है? बाइलेटरल। एक होता है मल्टीलेटरल, क्या होता है? मल्टीलेटरल, जिसमें कई सारे पक्ष होते हैं। है, हाँ, कई सारे पक्ष होते हैं, यानी कि बहुपक्षीय संबंध। बहुपक्षीय संबंध मतलब जब आपके कॉमन इंटरेस्ट हैं, जैसे हम क्वाड में आते हैं, क्वाड में, तो क्वाड एक प्रकार का अलायंस है, जिसमें भारत ही नहीं है, इसमें अमेरिका भी है, यूएस भी है, इंडिया भी है, इसमें जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। तो यहाँ पर एक पक्ष, दो पक्ष नहीं है, दो से ज्यादा पक्ष हो गए। G7, 7 देश उसमें प्रमुख, आप रूप से जानते हैं। G20, है ना? तो एक तो हो गए दो देशों के संबंध, एक होता है किसी देश का संस्था के साथ संबंध, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध, यानी इंडिया का वर्ल्ड बैंक के साथ क्या है, इंडिया का IMF के साथ क्या है। ये हो गए हमारे किस प्रकार के, जो कि एक देश का दूसरी किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ है। फिर एक आप देखते हैं जो कि हम मेंबर हैं किसके, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, उसका हम सदस्य हैं। उसके सदस्य होने के नाते हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और हमारे कुछ दायित्व भी। तो उसके सदस्य देशों के साथ हमारे क्या संबंध है? तो कई प्रकार से संबंधों को व्याख्या की जाती है। अपने पड़ोसियों के साथ क्या संबंध है, बाहर के देशों के साथ क्या संबंध है, विकसित देशों के साथ क्या संबंध है, विकासशील देशों के साथ क्या संबंध है, अल्प विकसित देशों के साथ क्या संबंध है। तो कई प्रकार के संबंध जो है हमारे स्थापित होते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ, वैश्विक संगठनों के साथ, अलग अलग प्रकार के। लेकिन इन सब में एक मूल तत्व है, वो है हमारा राष्ट्रहित सब में छिपा है। यानी हम किसी भी देश के साथ कोई भी संबंध स्थापित करते हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हमारे राष्ट्र हितों की पूर्ति होती रहे, और वो देश जो हमारे साथ संबंध स्थापित कर रहा है वो भी उस चीज को ध्यान में रखेगा। यानी दोनों पक्षों के हितों को परस्पर आपको क्या देखना है, दोनों का पोषण होए। भारत अगर चीन के साथ संबंध बना रहा है, भारत अगर रूस के साथ संबंध बना रहा है, तो उसमें फायदा रशिया का भी होना चाहिए और उसमें फायदा इंडिया का भी होना चाहिए, तो ही तो संबंध जो है उस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही संबंधों को आगे की गति दी जाती है। तो क्या होते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध? इंटरनेशनल रिलेशंस इज कंसर्न्ड विद द रिलेशंस अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट, यानी एक देश की सीमा से बाहर, अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ नेशन स्टेट, ये रिलेशंस
कंसर्न किए जाते हैं, समझे जाते हैं। इट एड्रेसेस इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। किन किन मुद्दों को ये जो है एक प्रकार से प्रभावित करते हैं, किन किन मुद्दों पर इनका फोकस रहता है। तो सबसे पहली चीज क्या आ गई इसमें, पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्योंकि आप जानते हो किसी भी देश की इकोनॉमी पर उसकी पॉलिटी का डायरेक्ट असर होता है। अर्थात शुरुआत में आपने देखा भारत एक प्रकार से बहुत हद तक क्लोज्ड इकोनॉमी था। कब तक? 1991 तक। क्योंकि हमने तब तक कोई आर्थिक सुधार बड़े स्तर पर नहीं किए थे। हमारे यहाँ तमाम तरह की नीतियां आई, औद्योगिक नीतियां आई, लेकिन हमने कोई बड़े स्तर पर सुधार नहीं किया। 1991 में क्या हुआ विकेश? भारत ने सुधार किया। कौन सा सुधार किया? एलपीजी रिफॉर्म्स किए। हमने ग्लोबलाइजेशन की तरफ अपना कदम बढ़ाया, वैश्वीकरण की तरफ कदम बढ़ाया। उससे क्या हुआ? उससे भारत का बाजार अंतरराष्ट्रीय मार्केट के लिए ओपन हो गया, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल गया। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आने लगी, भारत की कंपनियां बाहर जाने लगी। यानी कि एक प्रकार से क्या हो गया, ये इंटरेक्शन हुआ हमारा ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्योंकि आप देखते हो कई देशों की जो सरकार है, सरकारों की अपनी विचारधाराएं होती हैं। हम बोलते हैं पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है, अलग अलग प्रकार की है। तो आप समझते हो पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर दूसरा, अलग अलग देशों के अलग अलग टैरिफ लगाए जाते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग तमाम से चीजों का प्रोडक्शन होता है, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस हर कोई देश करना चाहता है। तो सबसे पहली चीज क्या होगा? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। जितने भी ये बैठकी होती है, खासकर जैसे आप G7 देशों को देखते हो, तो G7 देश किस चीज के लिए इंपॉर्टेंटली फोकस करते हैं? G7, तो इसमें बात होती है बिजनेस, ट्रेड, इकोनॉमी, डेवलपमेंट। यानी कि हमें व्यापार करना है। जो व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है एक देश का दूसरे देशों के साथ, उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें उसमें क्या की जाती हैं? डिस्कस की जाती है। भाई G7 देश हैं कौन? जो दुनिया के बड़े ताकतवर, आर्थिक रूप से सक्षम देश है। उसमें यूएसए है, उसमें कनाडा है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, और कौन है? यूके है, फ्रांस है। तो ये सारे देश कैसे हैं? ये डेवलप्ड कंट्री है। यूके, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी। सोचिए, देश जो डेवलप्ड है, जहां पर कैपिटल इनकम बहुत हाई है, जहां की जीडीपी अच्छी है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिसका ग्लोबल इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे देश, तो आप समझिए इनको अपनी एक रणनीति बनानी होगी, नहीं बनानी होगी? एक फोरम पे बैठना होगा, नहीं होगा? तो साल में एक बार कम से कम तो मिलते ही हैं वो। तो आप देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशंस देखे जाते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस, दुनिया भर में कैसे अमेरिका दादा बना फिरता है। ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब क्या है? कई देशों में डेमोक्रेसी है, कई देशों में आप देखते हो मिलिट्री रूल रहता है, कई देशों में तख्ता पलट हो रहा है, कई देशों में सरकार बनाई जा रही है, बनवाई जा रही है। अमेरिका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। उधर रशिया के अपने हित होते हैं। क्यों रशिया यूक्रेन वॉर हुआ? क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, एकदम नाटो हमारे पास आ जाए। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल यही मामले आते हैं। जब किसी देश को अपने ऊपर खतरा महसूस होता है, तो ही तो फिर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि युद्ध की तरफ चले जाते हो। तो इकोनॉमी हो गई, ग्लोबल गवर्नेंस हो गई, यानी वैश्विक आप समझिए शासन की बात की जा रही है। अगर ये जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई समझौता हो पाता है हमारे कारण, तो फिर वो ग्लोबल गवर्नेंस में मोदी जी का एक बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। ग्लोबल गवर्नेंस में क्या हो जाएगा? मोदी जी का। क्योंकि यहां पर क्या है, तो ऐसे देश जिनकी लड़ाई के कारण पूरी दुनिया भुगत रही है, उनके बीच में जो देश समझौता करा पाएगा, अगर सक्षम होता है वो तो, और करा पाता है, तो ये बड़ी बात हो जाएगी। तो ग्लोबल गवर्नेंस को देखा जाता है। इंटर कल्चरल रिलेशंस देखे जाते हैं, जैसे भारत और आप देखिए नेपाल के बीच में किस तरह के रिलेशंस हैं, ठीक है ना। नेशनल एंड एथनिक आइडेंटिटीज देखी जाती है। जैसे कई देश, तमाम देश, अब देश भारत में है, मतलब इधर आप देखिए पाकिस्तान है एशिया में, इंडोनेशिया है, लेकिन उधर अफ्रीका में मोरक्को है, अल्जीरिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टिविटी क्यों आ जाती है? कनेक्टिविटी आ जाती है कि दोनों, सबको रिलीजन आपस में कनेक्ट कर रहा है। इस्लामिक देश है, इंडोनेशिया एशिया का देश है, और मोरक्को आप देख रहे हैं अफ्रीका का देश है। तो भी इसमें आप देखिए कनेक्टिविटी क्यों आ रही है? इस्लाम। कहीं पर एथनिसिटी हो जाती है। एथनिसिटी समझ ना, ये कुर्द है, ये कुर्द है, ये मंगोल है, ये इस प्रजाति का है। तो कहीं ना कहीं अब जो पंजाबी समुदाय है, वो भारत में भी है, पंजाबी समुदाय, पंजाबी समुदाय आपका पाकिस्तान में भी है। रिलीजन भी अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टिविटी उनके बीच में आ जाती है। बंगाली है, जो भारत का बंगाली है, उधर बांग्लादेश का बांग्लादेशी है। देश अलग अलग है, लेकिन कल्चर, सॉन्ग, खान पान कहीं ना कहीं जोड़ देता है। तो एथनिक आइडेंटिटीज होती हैं। फॉरेन पॉलिसी का एनालिसिस किया जाता है, विदेश नीति का पूरा जो है हम
उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज मतलब विश्लेषण किया जाता है, देखा जाता है डेवलपमेंट स्टडीज की कहां कौन से देश किस हद तक और विकसित हुए, कितना डेवलपमेंट हुआ। भारत की 1950 में क्या स्थिति थी, 1970 के दशक में क्या हुआ, 1990 में जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किया 90s में अर्ली, तो उसके बाद क्या रिफॉर्म आया, तो क्यों आज भारत की तरफ दुनिया हाथ बढ़ा रही है। ये सारी चीजें डेवलपमेंटल स्टडीज कि कोई देश कहां से शुरू और कहां पहुंच गया, तो उसका डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट की बात की जाती है, पर्यावरण को लेकर तमाम तरह के सम्मेलन होते रहते हैं। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड आपने सुना है, रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन आपने सुना है। अब बात की जाती है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कार्बन एमिशन को कम करने की बात की जाती है। तमाम तरह की सम्मेलन होते रहते हैं, तमाम तरह की बैठकें होती रहती हैं, दुनिया भर के देश आपस में मिलकर बोलते हैं हमें कार्बन एमिशन कम करना है, ये करो वो करो। तो सारी चीजें क्या है, इसीलिए तमाम तरह की बैठकें होती हैं। इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात की जाती है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की। सुरक्षा किससे बात की जाएगी कि एक देश दूसरे देश पर हावी ना हो जाए। क्यों बनाए जाते हैं गठबंधन, क्यों बनाए जाते हैं संघ, ताकि हमारा एक प्रकार का वर्चस्व रहे, एक डिटरेंस बनी रहे। कोई भी देश अपने पास हथियार इकट्ठे कर रहा है, या एक देश दूसरे देश के साथ क्या कर रहा है, एक ट्रीटी कर रहा है। बहुत से यूरोप के देश नाटो में गए, तो नाटो में जाने का उनके पीछे उद्देश्य क्या है, वो ये दिखाना चाहते हैं रशिया के, मतलब रशिया में साइकोलॉजिकल ये रहे कि हमने किसी एक देश पर अटैक किया तो सारे नाटो के देश हम पे चिपट जाएंगे एक साथ। तो वो साइकोलॉजिकल भी एक असर करता है चीजें। मतलब आपने अपने पास पिस्टल रखी हुई है, भले आपको चलानी आती है नहीं चलानी आती, लेकिन आपने यहाँ पे अपने कमर पर बेल्ट पे पिस्टल बांधी है, तो दूसरा आपसे एकदम उलझेगा नहीं। भले उसके अंदर आपने बुलेट रखा, उसमें बुलेट होना हो, पर रखा है तो दूसरा इंसान देख के ही डर जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब है डिटरेंस के लिए भी कुछ चीजें रखी जाती हैं, तो वो डिटरेंस का काम करती है। दूसरी बात हो गई डिप्लोमेसी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फॉरेन पॉलिसी का। कूटनीति, बातचीत के माध्यम से आप किस प्रकार से कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसके अलावा आज दुनिया परेशान है टेररिज्म से, अंतरराष्ट्रीय जगत पूरा का पूरा, पहले हमारे इस दर्द को कोई समझता नहीं था, लेकिन जब से अमेरिका पे हमला हुआ है 9/11 का, तो अमेरिका जैसे देश भी समझ गए हैं कि हाँ आज आतंकवाद वैश्विक समस्या है और हर देश को इससे मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन बात कितनी गंभीर है कि ज्यादातर देशों में अपने हितों के लिए ही आतंकवाद को पोषित किया गया है। जब आप पढ़ेंगे ना कि भारत पाकिस्तान के संबंध, और आप देखेंगे भारत अफगानिस्तान के संबंध, हम ये जानेंगे कि कैसे आतंकवाद को इस्तेमाल किया जाता है भारत को कमजोर करने के लिए। अभी कारगिल दिवस था, आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी कारगिल गए थे और वहां पे वही उन्होंने शब्द बोला, याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने शब्द यूज किया प्रॉक्सी वॉर। क्या शब्द इस्तेमाल किया, प्रॉक्सी वॉर। सुना आप सब लोगों ने, मैंने प्रॉक्सी वॉर शब्द का इस्तेमाल किया था। कोई मुझे बताइए जरा प्रॉक्सी वॉर क्या होती है, जल्दी बताइए। पाकिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल किया, इस शब्द का क्यों किया, क्या करता है पाकिस्तान हमारे साथ। स्वयं हमला ना करके किसी के माध्यम से हमला करवाना प्रॉक्सी वॉर कहलाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किसके माध्यम से कर रहा है वो ऐसा, सर आतंकवादियों के माध्यम से। आतंकवादियों के माध्यम से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वेरी गुड। तो इस संबंध में एक सेकंड है, इस संबंध में एक वीडियो हमने देखा था। आपको पता है, आप वहाँ दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या हुआ, राव आईएएस स्टडी सर्कल में, वहां पे बच्चे डूब गए हैं। अभी बीच में एक लड़के की करंट से भी डेथ हुई थी, अभी उससे पहले। कारगिल विजय दिवस पर प्रॉक्सी वॉर की बात की गई। देखिए ये देखो, के सहारे, आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे प्रॉक्सी वॉर के सहारे आपको प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा था। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज
सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को उनके नापाक कभी कामयाब नहीं होंगे। ये समझ रहे हैं? ये प्रधानमंत्री मोदी कारगिल विजय दिवस 25 साल पूरे हुए अटल जी के समय की घटना आपको पता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी कारगिल में थे और यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक तो मार्टियर्स को रिस्पेक्ट पे किया जो हमारे शहीद थे, है ना, बड़े स्तर पर भारत के जवान शहीद हुए थे, और भारत की एकता अखंडता और हमारी लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और ऐसे समय पर हम देख रहे हैं कि 25 साल हो गए इस घटना को, लगातार अब कोई आमने सामने की वॉर भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं हुई। पाकिस्तान की आर्मी को पता है उन्हें पहले भी डिफीट हुई, 65 में भी डिफीट हुई, 1971 में तो उनका देश के 2 टुकड़े ही हो गए, 1999 कारगिल युद्ध में भी हारे। हर बार वो हार रहे हैं तो वो डायरेक्ट युद्ध करने की अब हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो वो किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रॉक्सी वॉर का, आतंकवाद को सहारा बनाकर भारत को अंदर से चोटिल कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आप देखिए आमने सामने की लड़ाई में हार रहे हैं तो मतलब ये गलत तरीका है ना, गलत तरीका मतलब आप आमने सामने की वॉर में तो सब अलर्ट है, देख रहे हैं लड़ाई चल रही है, हम भी अलर्ट है वो भी अलर्ट है, दोनों तरफ से वॉर डिक्लेयर हो रखा है। यहाँ क्या है? यहाँ पे तो कोई जवान गश्त कर रहा है, सो रखे हैं, सोते सोते आपने किसी कैंप को उड़ा दिया, कहीं पर गोलीबारी कर दी, कई बार निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। तो ये चीज जो है टेररिज्म, ये अपने आप में ग्लोबल चैलेंज बना हुआ है आज, और इस टेररिज्म के कारण ही आज दुनिया बहुत बड़े स्तर पर नुकसान झेल रही है। और हमारे देश ने तो न जाने कितने जवानों की शहादत हो गई है। अभी पिछले उसमें आपने देखा था उत्तराखंड से 5 गढ़वाल राइफल के 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद फिर अटैक हुआ, फिर शहीद हुए। इतने लगातार टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतने अटैक होते हैं, आप सोचिए। तो अगर वहां से सेना ही हट जाए, सिक्योरिटी ना हो, तो क्या ही हो जाए वहां का हाल, या पूरे भारत के अंदर तक। पहले तो कितने बम ब्लास्ट होते थे, मुझे याद है 2005 में, 2007 में, 2008 में तो आतंकवादी हमारे घर के अंदर ही घुस गए। पता है ना आपको मुंबई में कितना बड़ा अटैक हुआ। तो ये टेररिज्म बहुत खतरनाक चीज है, टेररिज्म खतरनाक चीज है। और अब हमारे यहाँ इंटरनल डिस्टरबेंस भी इस तरह से, जैसे नक्सलाइट हम देखते हैं प्रॉब्लम है, वो अपने आप में एक दूसरी प्रॉब्लम। इसके अलावा मीडिया, ग्लोबल मीडिया भी पर्सपेक्टिव बनाने में बहुत बहुत बड़ी चीज है। आजकल आप देखते हो हर कोई व्यक्ति मीडिया वाला बन रखा है, हर किसी ने अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा है, हर कोई आपको अलग अलग तरह से एनालाइज कर रहे हैं न्यूज को। तो मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई पर्सपेक्टिव को और रिस्पॉन्स पर्सपेक्टिव को बनाने के लिए। देखो चाइना का मीडिया बिल्कुल कंट्रोल्ड है, चाइना का मीडिया जो बोलेगा वो उतना ही बोलेगा, ग्लोबल टाइम्स जो जैसा बताया जा रहा है। और अब आप देखो भारत के मामले में तो बीबीसी की भी न्यूज आती है, बीबीसी एक चैनल है, आप देखते हो। अल जजीरा क्या बोलता है किसी भी मुद्दे पर, भारत में अल जजीरा का क्या टिप्पणी, सुना है नाम अल जजीरा? अल जजीरा, बीबीसी, सीएनएन, ये नेटवर्क सुने हैं कि नहीं सुने हैं, कि पता ही नहीं कि दुनिया में चैनल कौन से हैं। तो ग्लोबल चैनल जो है वो क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं भारत के बारे में, किस तरह से देखते हैं, ये चीज आपको देखनी। चाइना में, हाँ, तो चाइना में इस चीज पर बिल्कुल रोक लगी हुई है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि दुनिया भर की खबरें उनके लोगों को पता लगे। चाइना केवल वही खबरें बेचता है जो छन छन के जाती हैं खबरें, मतलब जो चाइना अपनी जनता को बताना चाहता है वही जनता को पता लगता है। तो मीडिया का एक इंपॉर्टेंट, सोशल मूवमेंट्स एंड मोर, तो सामाजिक मूवमेंट जो हो रहे हैं, तमाम तरह के मूवमेंट आप देखते हैं। बीच में कैंपेन चला था मी टू, महिलाओं को लेकर, भारत में बड़ा सोशल कैंपेन जब चलता है तो बड़े स्तर पर उसका आप देखते हो ना। आजकल कोई भी चीज आप देखते हो, ट्विटर पे ये चीज ट्रेंड हो रही है, एक्स हो गया, एक्स पे ये चीज ट्रेंड हो रही है, इंस्टा में ये चीज चल रही है, एक प्रकार का रील चल रहा है, एक प्रकार का वीडियो चल रहा है, एक प्रकार की खबर चल रही है ग्लोबली। ये खबर चल रही है तो पूरी दुनिया में ही खबर चल रही है। आजकल तो कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में जब धांधली वांधली की खबरें आती हैं तो बच्चे कहते हैं इस वाली खबर को ट्रेंड कराओ, ट्रेंड कराओ, ट्रेंड कराओ, सब पोस्ट करो, बोलते हैं ना इसमें। तो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव, अब जब हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो जो दुनिया भर को चला रहे हैं दिग्गज बड़े बड़े देशों के, वो किस प्रकार से कितने बड़े स्तर पर खुफिया जानकारी को इधर से उधर जो साझा किया जाता है उसके ऊपर सेंध लग जाती है, कितने बड़े स्तर पर नेटवर्क को हाईजैक किया जाता है। आपको पता है कई बार तो अभी हाल ही में किस देश में वो आपने देखा कि पूरा का पूरा फ्रांस में आपको पता है गेम्स स्टार्ट हुए हैं और फ्रांस में अभी एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, अर्ली अटैक हुआ,
अब हम बात करते हैं भारत में आतंकवादियों के अटैक हो जाते हैं, भारत की सुरक्षा, भाई फ्रांस की सुरक्षा तो हमसे कई गुना आगे है, तो भी फ्रांस में अटैक हो जाता है। छोड़ो, अमेरिका की सुरक्षा तो दुनिया की सबसे तेज सुरक्षा है, तो भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को गोली, आप कितनी भी सुरक्षा कर लीजिए, ये जो तोड़ने वाले लोग हैं ये कहीं से वो अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस दुनिया में आप समझिए पलक झपकते, वहां पंछी भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ये बड़ी घटना हुई, हम भारत देश के बारे में बात करते हैं ना कि भारत में घुस जाते हैं, मार देते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को रैली के दौरान गोली मार दी गई। तो जापान तो बड़ा आप समझिए डेवलप्ड कंट्री है, वहां भी ऐसी घटना हो जाती है। अमेरिका में तो एक क्लासरूम में ही बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं। कई बार वहां क्लासरूम में एक बच्चे ने गोली चलाई, 5-6 लोग मर गए, एक टीचर भी मर गए। अमेरिका के अभी पूर्व राष्ट्रपति में हमला हुआ, फ्रांस में अभी गेम से पहले दिन हमले हो गए। तो कहने का मतलब आप कितनी सुरक्षा कर लीजिए, ये बात ऐसे हल नहीं होगी जब तक कि बड़े स्तर पर सारे देश मिलकर ऐसी समस्याओं का समाधान, इंटेलिजेंस को शेयर करना, और जो लोग करते इस तरह की चीजें, कहीं ना कहीं उनके मन में कोई नाराजगी है, क्यों वो सद तक जा रहे हैं, उसको भी अब हमें ग्लोबली एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि प्रॉब्लम है बड़ी माइग्रेशन की, रेफ्यूजी क्राइसिस है, पूरी दुनिया में फैला हुआ इस समय, यूरोप के देशों में बड़े स्तर पर शरणार्थी गए हैं लोग। क्या कारण बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं लोग, ये लड़ाइयों का कहीं असर तो नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है उनके ऊपर। इतने बड़े स्तर पर फिलिस्तीन के लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो कहीं वही लोग तो नहीं हथियार उठा रहे हैं? कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, क्यों इस्तेमाल कर रहा है? ये वाली बात हमें सोचनी पड़ेगी। और ये कोई एक देश के बस की बात नहीं है कि हम बोले आतंकवाद हम रोक देंगे, भारत रोक देगा, भारत अपनी सुरक्षा करेगा। हमें उसके लिए दूसरे देश का भी सहारा चाहिए, हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरे देश को भी एक साथ एक अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, ताकि वो हमें इंफॉर्मेशन शेयर करे, हम उसको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करें, और तभी बड़े हमलों को रोका जा सकता है। और ऐसी घटनाओं को, ऐसी समस्याओं को आपसी जो हमारे बीच समन्वय है उससे उसका निपटान किया जा सकता है। तो कोई एक देश एक राज्य की सीमा तक ये चीजें बंधी हुई नहीं है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे वो आतंकवाद की समस्या। अब बाढ़ आ रही है तो बाढ़ को नहीं पता ना, पानी को नहीं पता है नेपाल है कि ये भारत है कि ये बांग्लादेश है, पानी ऊपर से आ रहा है बहा के। तो अब इसमें पानी को रोकने के लिए नेपाल को भी, भारत को भी, बांग्लादेश को भी साथ आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? चीन को आना पड़ेगा। वो ब्रह्मपुत्र इतना असम में तबाही मची हुई है, तो इसके लिए तो भारत और चीन के बीच में समन्वय होना चाहिए, पर नहीं है समन्वय। अब उन दोनों की आपसी जो वो है रंजिश या आपसी समन्वय का जो नुकसान है, नहीं है उनके बीच में संबंध, उसका असर किसको भुगतना पड़ रहा है? जनता को। लोअर लाइन रीजन में कितने बड़े स्तर पर असम में हर साल लोग प्रभावित होते हैं, कितने बड़े स्तर पर लोग इधर से उधर माइग्रेट होते हैं, दिक्कत है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस आप ये समझ रहे हैं क्या महत्व है, क्योंकि कोई भी देश अपने आप अपनी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। अपने दिमाग में पॉइंट बैठाओ, क्यों संबंध जरूरी है, सोचो। पहला, कोई भी देश अपने आप में अपनी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, उसे दूसरे देश पे डिपेंड होना है, होना ही पड़ता है, चाहेगा तो कोई नहीं पर होना पड़ता है। दूसरा, कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो पर्यावरण के हों, चाहे वो आतंकवाद के हों, चाहे वो बाढ़ भूकंप इस तरह की समस्याएं हों, इसमें कोई देश इंडिविजुअली कोई काम करे तो वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, जबकि ग्लोबल कोऑपरेशन मिले या रीजनल कोऑपरेशन मिले तो सक्सेसफुल होगा। क्या मतलब, अगर आतंकवाद की बात है तो भारत बोले केवल हम वो करते रहे, हम आतंकवाद को रोकते रहे और पाकिस्तान आतंकवादियों को बनाता रहे, तो ये तो वही बात हो गई कि इधर से मारते जा रहे हैं, उधर से बनते जा रहे हैं, इधर से मारते जा रहे हैं उधर, वो तो लॉन्ग लाइफ प्रोसेस चलता रहेगा, नहीं हो सकता। आपको दोनों स्तर पर दोनों देशों को और देशों को समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना पड़ेगा, नाराजगी है तो नाराजगी को दूर करना पड़ेगा, किस हद तक, ताकि लोग इस स्तर पर ना चले जाएं कि वो हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाए। ये भी एक चीज है। बाढ़ की समस्या आती है तो उसको भी आप देख रहे हो, देशों को आपसी समन्वय करना पड़ेगा, तो कोई अकेला देश इसमें नहीं कर सकता। तीसरी बात आ गई पर्यावरण की। अब मैं बोलूं कि भाई भारत जो है कार्बन एमिशन कम करता रहे, और अमेरिका, यूरोप के देश और जो है क्या बोलते हैं चाइना, वो कार्बन बढ़ाता रहे, तो ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो ग्लेशियर को तो नहीं पता ना कि भारत की तरफ से नहीं आ रही है, कार्बन ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो भारत में अच्छी अच्छी हवा भेजो, ठंडी ठंडी हवा भेजो, भारत का टेम्परेचर मत बढ़ाओ, बस अमेरिका का बढ़ा दो और चाइना का बढ़ा दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, असर पड़ेगा तो पूरी दुनिया में पड़ेगा। तो आप कोई कितना ही अच्छा काम कर लीजिए, लेकिन जब तक सारे लोग प्रयास नहीं करेंगे, सारे देश प्रयास नहीं करेंगे, तो पृथ्वी एज अ होल देखी जाती है ना, एज ना एक कंट्री, लेकिन एक एक कंट्री अगर कोशिश करेगी तो असर पड़ेगा पूरी दुनिया।
तो इसमें क्या कोई अकेला देश कर सकता है प्रियंका? सारे देशों को समन्वय करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा सर। वैसे भी जमाना ग्लोबलाइजेशन का है। आज एक समय पर आप भारत में बैठी हैं, अगले ही 4 घंटे बाद आप यहां से जो है थाईलैंड पहुंच सकती हैं, उसके ही 4 घंटे बाद आप वहां से न्यूजीलैंड पहुंच सकती है। मतलब आज व्यक्ति 24 घंटे के भीतर पूरे ग्लोबल पूरी पृथ्वी घूम सकता है। आज कोई एक जगह तक हमारी, पहले क्या होता था, लोग अपने क्षेत्र तक सीमित रहते थे। आज आप बैठे हैं अमेरिका में, फिर पहुंच गए आप लंदन, फिर पहुंच गए आप यहाँ पे मुंबई, फिर पहुंच गए आप सिडनी। कोविड में तो ऐसे ही फैला, चाइना से कैसे फैल गया? कहां है चाइना, कहां है अमेरिका? लेकिन लोगों का ट्रेड है, बिजनेस है, इतने लोग इधर से उधर मूव करते रहते हैं। ट्रेनों में देखो आप, भारत के अंदर कितने लोग, 2-2.5 करोड़ लोग रोज घूमते ही रहते हैं। हम तो क्लास में बैठे हुए हम सो रहे हैं, कितने लोग रात को रोज ट्रेन में सोए रहते होंगे जो यात्रा पे रहते हैं इधर। तो हमें समझने वाली बात है कि दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार चल रहा है, दुनिया भर के देश आपस में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब जुड़े हुए हैं, जब लाभ मिल रहा है तो नुकसान होगा, तो नुकसान भी साझा होगा, सबको होगा। तो सबको उसको आपस में क्या करना पड़ेगा? एड्रेस करना पड़ेगा। तो यही है इंटरनेशनल रिलेशंस का महत्व। इसमें हमें अपनी पोजीशन देखनी है और अपने साख को बढ़ाना है। तो क्या लिखा है ये? इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। तो कोई एक क्षेत्र, एक व्यवस्था कि हम बोले बस अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, हम बोले बस पर्यावरण की बात करेंगे, हम बोले बस गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, नहीं। हर वो चीज जो आपको प्रभावित कर रही है, उस हर चीज के ऊपर बात होगी। चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। अभी स्वास्थ्य की तो समस्या थी कोविड-19, पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका, भारत, रशिया, चाइना, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज। तो फिर सबको समन्वय के साथ आना पड़ा। कोविड वैक्सीन बनाने का प्रयास शुरू हुआ, कोई एक देश ने नहीं, हर देश ने प्रयास शुरू किया भारत में। और देखो समन्वय कितना बढ़िया रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोशिश करी, खोज की, और दवाई बनी कहां? भारत में। एस्ट्राजेनेका जो दवाई बनी, कहां बनी? भारत में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका। भारत बायोटेक ने भी अपनी दवाई बनाई, कोवैक्सीन। उससे पहले कोविशील्ड नाम से भारत में बिकी जो एस्ट्राजेनेका। रशिया ने बनाई स्पुतनिक करके, यूएसए में बनी दवाई, फाइजर की दवाई बनी। अलग अलग कंपनियों ने प्रयास किया ना। समस्या एक है, लेकिन प्रयास सबको करना पड़ेगा। ये बात हम समझिए। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। कैसा फील्ड है? मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी बहुआयामी। कोई एक आयाम, कोई एक पक्ष इसको नहीं देखेगा। इसके लिए सबको साथ आना ही पड़ेगा। क्यों आयुष? आ गई बात समझ में? द पॉलिसी ऑफ प्रोमोटिंग वन आइडियल्स, interests, objectives and other principles is referred to as foreign policy of a country। अब बात हो रही है विदेश नीति की। किसकी बात हो रही है? विदेश नीति। हर देश की अपनी नीति होती है। एक तो होती है घरेलू नीति, नीति मतलब पॉलिसी, नीति मतलब पॉलिसी, नीति। लेकिन कैसी नीति की बात चल रही है? विदेश नीति। एक होती है घरेलू नीति, घरेलू स्तर पर क्या समस्याएं हैं। अब आजकल तो नई नई समस्याएं आ रही है हमारे यहाँ घरेलू स्तर पर, वो तो आती रहती है समय के साथ। किसी क्षेत्र में क्या समस्या हो गई, किसी क्षेत्र में लोगों का प्रॉपर जो है उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, कई तरह की समस्याएं। जैसे हम अपने देश में बात करें, नौकरी, आरक्षण, ये सब हमारी घरेलू नीतियां हैं, ये हमारी डोमेस्टिक है। सबको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। एक होती है हमारी विदेश नीति। तो विदेश नीति भी इसलिए बनाई जाती है ताकि हम उसका लाभ लेके अपने घर की समस्याओं को क्या करें? दूर करें, अपने लोगों को संतुष्ट करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। तो विदेश नीति में कोई एक राज्य दूसरे राज्य के साथ एक ऐसा संबंध बनाने की कोशिश करेगा जहां पर उसके हितों का अधिक से अधिक पूर्ति की जा सके। उसके हितों की अधिक से अधिक पूर्ति, सारी हितों की पूर्ति हो जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर। तो ये प्रमोटिंग वंस आइडियल्स, इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर प्रिंसिपल्स। आइडियल्स मतलब आदर्श, इंटरेस्ट जो हमारे हित हैं, इच्छाएं हैं, ऑब्जेक्टिव जो हमारे उद्देश्य हैं, और जो हमारे सिद्धांत हैं, उनको ही हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में रेफर करते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। अब फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है कि नहीं होती? चेंज होती है, चेंज होती है विद टाइम। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन रहेंगे, कुछ एलिमेंट्स है जो क्या होंगे, उसमें चेंज होंगे टू द चेंजिंग कंडीशंस। कैसी कंडीशन चेंज हो रही है? डोमेस्टिक लेवल पर। और कैसी कंडीशन चेंज हो रही है? इंटरनेशनल स्टेज में। एग्जाम्पल के लिए हम समझे कि भारत
भारत 2000 से लेके 2024 का भारत आप देखो जरा, तो क्या 2000 में जो हमारी जरूरतें थी आज भी वही जरूरतें हैं कि बदल गई हैं? बदल गई हैं? क्या बदल गई है? कच्चे तेल की जरूरत हमें तब भी थी, कच्चे तेल की जरूरत हमें आज भी है, लेकिन तब कम थी, आज ज्यादा है, क्योंकि आज ज्यादा गाड़ियां हैं, ज्यादा लोगों के पास है कि नहीं है? लेकिन तब हमारे को इंटरनेट कनेक्टिविटी की इतनी जरूरत नहीं थी, आज बहुत बड़े स्तर पर जरूरत हो गई है। कोविड के बाद तो और हो गई है, ऑनलाइन बच्चे जो माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप समझ रहे हो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की इतनी जरूरत है। अभी भी हमारे देश में बड़े स्तर पर लोग इन चीजों से वंचित हैं। कैसे लाभ मिलेगा? पिछले 7-8 सालों में देखो ना, जमाना कितना तेजी से बदला है। आज एक फोन ये मेरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, ये फोन फंड ट्रांसफर कर सकता है, ये फोन किसी को ईमेल भेज सकता है, इस फोन के माध्यम से मैं कुछ भी एक्सेस कर सकता हूं, घर बैठ के ऑफिस में बैठ के खाना ऑर्डर कर सकता हूं, इसी के माध्यम से किसी को पेमेंट कर सकता हूं। मेन पर्पस क्या था इसका? कॉलिंग। लेकिन क्या ये कॉलिंग तक सीमित है आज? बस इससे हम फोन में बात ही करते हैं, मैसेज ही भेजते हैं? नहीं, आज तो इससे बहुत कुछ किया जा रहा है। ये मिनी टीवी की तरह भी काम कर रहा है, ये कभी कभी हम इसमें पिक्चर भी देख लेंगे। तो हमारा कहने का मतलब क्या है? ये सब काम कर दे रहा है, तो चेंज हुआ जमाना। लेकिन ये सब काम तभी तो कर पाएगा ना जब इस पे क्या होगा? डेटा। क्या होगा? डेटा। और डेटा के लिए आपको क्या चाहिए? कनेक्टिविटी चाहिए। उसके लिए कंपनियों ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया होगा। टैरिफ प्लान अब आप देखो लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो हमें लगातार समझना है कि बदलते जमाने के साथ हमारी जरूरतें बदल रही हैं, और जरूरतें बदलेंगी तो हमें अपने लिए पार्टनर भी उस हिसाब से चुनने पड़ेंगे। उस तरह का इन्वेस्टमेंट भी हमको चाहिए होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। एक निवेश होता है जो आंतरिक निवेश होता है। अभी उत्तराखंड में पिछले साल दिसंबर में, याद है आपको? हाँ, इन्वेस्टर समिट हुआ था। तो एक होता है निवेश। अब निवेश घरेलू भी हो सकता है कि हम बोले टाटा को, अडानी को, अंबानी को, आइए उत्तराखंड में निवेश कीजिए, आइए यूपी में निवेश कीजिए। एक होता है निवेश जो बाहर की कंपनियों को बोला जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं हम। हमारे देश में एफडीआई आया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो फिर निवेश की बात की जाती है कि किस प्रकार से निवेश होगा, किस प्रकार से चीजें होंगी। अब इतने समय पे देखो हमारी इकोनॉमी में क्या बदलाव आया। कभी किसी ने सोचा था कि क्रिकेट का ऐसा रूपांतरण भी हो सकता है? भारत बड़ी आबादी वाला देश है, क्रिकेट भारत में बड़े स्तर पर पसंद किया जाता है। अंग्रेजों ने हमें भारी चोट पहुंचाई, नुकसान किया, अंग्रेजों ने लेकिन हमें क्रिकेट दिया। और अंग्रेज ना आते तो आज क्रिकेट भी ना हम जानते। आज क्रिकेट के हम चैंपियन बने बैठे हैं। हम गाली भी देते हैं अंग्रेजों को, लेकिन ये अंग्रेज आए तो ही तो क्रिकेट हमारे यहाँ आया। क्रिकेट का जन्म तो अंग्रेजों के यहाँ हुआ, वो तो मेन गेम उनका है, मतलब वहां से ओरिजिनेट हुआ। आज चैंपियन हम उसमें बन गए हैं। चाय की लत ऐसी लगाई हमें, चाय जो पीते हैं हिंदुस्तान में लोग, जितना तो वहां ब्रिटेन ब्रिटेन में उसमें उनका पूरे महीने में खपत नहीं होती, इतनी यहाँ एक सुबह की चाय में पूरा हिंदुस्तान खत्म कर, कितनी चाय पीते हैं। कई लोग चाय से ही शुरुआत करते हैं। तो ये भी हमें आदत किसने लगाई? इन अंग्रेजों ने लगाई। तो ये चले गए, लेकिन कुछ कुछ आदतें हमारी बनी हुई है। अब इसमें भी दिमाग लगाने वाले लोगों ने सोचा, कब सोचा होगा, किया होगा। टीम बनी आईपीएल, आईपीएल स्टार्ट हुआ। आईपीएल जैसी लॉन्च किया, किसने इन्वेस्ट की सोची होगी, किसने दिमाग लगाया होगा। तमाम तरह की टीम्स बनती गई, उसमें रीजनल टीम्स बनती गई। आज और रीजनल टीम्स आप देख रहे हो, बाहर बाहर से प्लेयर, ऑक्शन होता है, बाहर बाहर से प्लेयर आते हैं, उनको मौका मिलता है, पैसा कमाया जा रहा है। विंग शिप जो राइट होते हैं वो बेचे जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात? कहने का मतलब क्या है? सब मार्केट है, सब बिजनेस है, और ये ग्लोबल जरूरत भी है। तो समय के हिसाब से चीजें बदल रही हैं। अब एक तरफ हमें ये भी लगेगा कि देश में लोग भूखे हैं, अशिक्षित हैं, इतनी समस्याएं। एक तरफ हम देखेंगे आईपीएल की चकाचौंध हमें दिख रही है, बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, जस्टिन बीबर आ रहे हैं, नाच नूच रहे हैं, करोड़ों रुपए ले जा रहे हैं, है ना? कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कुछ आ रहा है। क्या है ये? तो हर तरह का रंग रूप आपको भारत में देखने को मिल रहा है, और दुनिया में भी ऐसा ही। तो आज हम बात करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी की। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी डोमेस्टिक और हमारी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी दूसरे देश के साथ हमारे संबंध को मोल्ड करना। और इसमें हमेशा ये हमारी समझदारी नहीं होती कि हम सोचे छोटा देश है तो हम उसको हड़का दें।
हमें प्यार से, हमें बातचीत बदल के, हमें कई बार शांत रह के, भाई कूटनीति का एक आप समझिए तकाजा है, कई बार आपको चुप भी रहना पड़ेगा, कई बार आपको हड़काना भी पड़ेगा, कई बार आपको बोलना पड़ेगा बराबर, कई बार आपको कम बोलना पड़ेगा, कई बार आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। हर तरीके से जैसे बोले साम दाम दंड भेद तो करके हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते। हर देश का यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने हितों की क्या करनी है, पूर्ति करते हैं। हम अपना फायदा देख रहे हैं, वो अपना फायदा देख रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरा मेरा ही मेरा फायदा हो तो वो क्यों आएगा मेरे साथ, और केवल पूरा उसी का उसका फायदा है तो मैं क्यों जाऊंगा उसके साथ। तो कुछ तुमको फायदा हो, कुछ हमको फायदा हो, जब परस्पर फायदा होगा तो ही तो बात बनेगी। क्यों भाई पीछे, है ना, एक तरफा तो कोई चीज नहीं होती। चलिए, India is one of the most ancient civilizations in the world, and from ancient times, India's foreign policy remained independent, whether it was the Mauryan Empire, the Gupta Empire, and the Mughal Empire. आपने पढ़ा है मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर और मुगल एम्पायर, ये तीन बड़े एम्पायर रहे हैं। तो भारत की विदेश नीति के संबंध में तो एक बड़ी बात किसने बोली थी, आचार्य चाणक्य ने, याद है। आज भी बोलते हैं हमारी विदेश नीति, घरेलू नीति में भी कई बार चाणक्य नीति का प्रयोग किया जाता है। कौन थे चाणक्य, आप बताइए मैडम, हु वाज चाणक्य। आप बताइए कौन थे, कौन थे चाणक्य। चाणक्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए, विष्णुगुप्त भी तो है इनका नाम, या कौटिल्य बोलिए, ये एक ही तो व्यक्ति हैं। हिस्ट्री तो पढ़ लिया ना आपने एंशिएंट। अर्थशास्त्र क्या, अर्थशास्त्री नहीं है वो, उन्होंने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, उनकी किताब का नाम है अर्थशास्त्र। वो एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, जो हम शब्द बोलते हैं ना कूटनीति, बहुत बड़े डिप्लोमेट, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था कि जो भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य अब तक का हुआ है, मौर्य साम्राज्य, चाणक्य एक ब्राह्मण थे जो कि तत्कालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, प्रोफेसर थे वो तक्षशिला। और उस समय पर भारत पर आक्रमण हुआ था सिकंदर का। किसका आक्रमण हुआ था, सिकंदर का। अच्छा, आप बता सकते हैं मुझे सिकंदर का आक्रमण भारत में किस वर्ष हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट, भारत पर सिकंदर का आक्रमण किस वर्ष हुआ। आप लोगों ने पढ़ा पर भूल जाते। 326 बीसी ईसा पूर्व भारत पर सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी पर हुआ। और इस समय पर तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे चाणक्य, और उस समय पर मगध की गद्दी पर बैठा था घनानंद, जो नंद वंश का शासक था, जिसको कई लोग धनानंद भी बोलते हैं। और उस धनानंद या घनानंद के कार्यकाल की ही बात है ये, जब भारत पर सिकंदर आ रहा था। लेकिन आचार्य चाणक्य ने पूरा पूरा प्रयास किया कि वो धनानंद के पास जाएं और चाणक्य के इसके सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए सेना तैयार करने के लिए कहें और उसे परास्त करें, उसको रोकें। हारे जीते वो तो अलग बात है, कम से कम उसका प्रतिरोध तो करें। तो वो नहीं मानता, वो उनका अपमान कर देता है उल्टा। तभी वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं इस मगध की राजगद्दी से इस नालायक, धूर्त और अपने में खोए रहने वाले शासक को हटा के यहाँ पर एक योग्य शासक को बैठाऊंगा। और इसीलिए वो बाद में एक लड़के को ढूंढते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। वो लड़का है चंद्रगुप्त मौर्य, और तब स्थापना होती है मौर्य साम्राज्य की। तो चाणक्य एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र। आज अर्थशास्त्र एक विषय है, लेकिन अर्थशास्त्र, यहाँ पर अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है जिसको हम बोल सकते हैं अ बुक ऑन पॉलिटी, अ बुक ऑन डिप्लोमेसी। ये एक ऐसी किताब है जो राजनीति के ऊपर लिखी है। इसका मेन विषय राजनीति है। राजा कैसा होना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य है, राजा के कान कौन है, राजा की आंख कौन है, राज्य को किस प्रकार से बांटा जाता है। गूढ़ पुरुष महामात्य सर पे एक शब्द आता है, यानी कि स्पाई। पहली बार आप देखो स्पाई की व्यवस्था भी है यहाँ। जासूस, राजा के जासूस होने चाहिए जो पता लगाएं राज्य में क्या चल रहा है। आज भी हमारे इंटेलिजेंस होती है ना, आईबी का नाम सुनते हैं आप, रॉ का, आईबी का, आज भी है ना आईबी रॉ। उस जमाने में ये बात चाणक्य ने बोल दी
कि राज्य में स्पाई भी होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि कोई अटैक हो रहा है, कोई प्लान कर रहा है। उन्हीं के बीच में रह के उन लोगों की खबर जान के सीधा राज्य तक पहुंचाना, कितना दिमाग तेज था चाणक्य का उस जमाने में। तो ये अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, और अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं हो रहा है, अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ राजनीति है, कुछ मेन पॉलिटी, कुछ इकोनॉमिक्स भी है, कुछ इसमें और विषय भी हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या उसका। तो वो उन्होंने जो बात बताई, कई बार यूट्यूब में देखना, चाणक्य नीति, चाणक्य की नीति, राज्य कैसे चलाया जाए। कहते थे कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को, बाद में उनके बेटे को थोड़ा रोज खाने में जहर भी देते थे। ऐसा इसलिए क्यों देते थे जहर? जहर क्यों देते थे? ऐसा जहर इसलिए देते थे थोड़ा खाने में, ताकि कल के दिन, पहले के जमाने में ऐसे पिस्तल पुस्तल तो कोई मारता नहीं था, कोई खाने में जहर मार दे दे राजा को, होते ना दरबार के अंदर ही कोई मिल जाए, तो वो जहर का असर ही नहीं होगा। क्योंकि जब आप कोई चीज लगातार अपनी बॉडी पे लेते जा रहे हैं, तो आपका एक डिटरेंस बन जाता है। जैसे हम रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, तो एंटी रेबीज इंजेक्शन लेते हैं, उसका एंटीडोट बनाया जाता है, तो तोड़ दिया जाता है उसको। वो जहर थोड़ा देते, छोटी मात्रा में, ताकि वो क्या हो जाए, जहर के प्रति रेजिस्टेंट हो जाए। ऐसा एक और शासक पढ़ा होगा आपने, महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक था। वो बेगड़ा ऐसा था कि वो तो जहर ही खाता था। वो इतना भयंकर जहर खाता था कि मक्खी कोई उसके ऊपर बैठ गई, मच्छर बैठ गया, मच्छर मर जाता था। क्यों? उसकी बॉडी में जहर की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। पढ़ना एक उसके बारे में, महमूद बेगड़ा, राजा का नाम है वो महमूद बेगड़ा, ठीक है। जहर खा जाता था। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ चाहे वो मौर्य एम्पायर रहा हो, चाहे वो गुप्त शासन रहा हो, या फिर मुगल एम्पायर रहा हो, हर समय पर भारत की विदेश नीति क्या रही है? स्वतंत्र रही है। किसी देश ने उसे प्रभावित करने की कोशिश की भी हो तो भी हम लोग प्रभावित नहीं हुए। हमारे लिए हमारे हित सर्वोपरि रहे हैं, हमारे लिए हमारे हित सर्वोच्च रहे हैं। और मौर्य साम्राज्य के दौरान तो आपने समझा कि हमने कैसे ग्रीक्स को हराया, उस सेल्यूकस निकेटर को हराया, याद है कि नहीं है? उसकी जो बेटी थी हेलेना, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी हुआ। कांधार, हेरात, जो हमारे क्षेत्र थे उधर के, मकरान, वो सारे क्षेत्र हमने क्या लिए? वापस लिए, जो एक जमाने में सिकंदर के टाइम पर चले गए थे। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, वेदर इट वाज मौर्यन एम्पायर देन गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में आप देखते हो श्रीगुप्त, नाम सुना है? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या बोलते हैं समुद्रगुप्त को? क्या टाइटल है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इसे नेपोलियन बोला है। तो आप समझिए कितने बड़े क्षेत्र पर उसने अधिकार किया। विदेश नीति थी उस वक्त भी, फॉरेन पॉलिसी थी, तमाम लड़ाइयां होती रहती थी। दक्षिण के राज्यों से आगे हर्षवर्धन एक शासक हुए, हर्षवर्धन के पीरियड में उनका पुलुकेशन सेकंड से द्वितीय हुआ था, से लड़ाई हुई थी, याद होगा आपको। नीचे एम्पायर थे ना, पढ़े होंगे आपने, चालुक्य डायनेस्टी, आगे राष्ट्रकूटास आए, तो ये सब। और आगे मुगलों के समय देखो आप, अकबर ने कितना बड़ा एम्पायर बनाया। अकबर के बाद औरंगजेब देखिए आप, औरंगजेब ने कितना, सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य का विस्तार किसके समय हुआ? लेकिन औरंगजेब के सबके साथ लड़ाइयां रही, मराठों के साथ, सिखों के साथ, जाटों के साथ, राजपूतों के साथ जो अकबर ने अच्छे संबंध बनाए थे वो भी गड़बड़ कर दिए उसने। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी, कोई भी एम्पायर रहा हो, मुगल हो, गुप्ता हो, उससे पीछे मौर्य हो, स्वतंत्र रही है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा गया है? राष्ट्र का, देश का हित। हालांकि तब देश उस तरह से देश की नहीं है जिस तरह से देश की कल्पना या भावना हम आज रखते। आ गई बात समझ? तब राज्य होते थे ना। फॉरेन पॉलिसी किसी भी नेशन की शेप होती है, बहुत सारे फैक्टर, उसका इतिहास, हिस्ट्री। आज हिस्ट्री के कारण ही आप देख रहे हो, पाकिस्तान भले कितना डिनाई करे, कितना हमसे अलग होने की कोशिश करे, पर हिस्ट्री तो सेम है। जब भी हम ये पढ़ेंगे कि भारत पर आक्रमण हुआ सिकंदर का, भारत में आक्रमण हुआ महमूद गजनवी का, भारत में आक्रमण हुआ गौरी का, भारत में आक्रमण हुआ बाबर का, भारत में आक्रमण हुआ नादिर शाह का, सब आए किस रास्ते से? उसी रास्ते से जो रास्ता आज पाकिस्तान में चला गया है, जो क्षेत्र आज पाकिस्तान में चला गया। भारत में पहला इस्लामिक राज्य कौन बना? सिंध बना। वो कहाँ है आज? पाकिस्तान में। राजा दाहिर कहाँ के थे? सिंध के थे। तो मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध हुआ, तो सब कोई इतिहास को ऐसे झुटला देगा? कल्चर तो हमारा एक ही रहा है, संस्कृति तो एक ही रही है। हमारी ज्योग्राफी का असर पड़ता है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, इकोनॉमी का असर पड़ता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलियो, सब चीजें आपस में जब मिलती हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? शेप होती है, क्योंकि हमारी जरूरतें उस हिसाब से बदलती हैं। आज हम जानते हैं भारत की ग्लोबल स्थिति क्या है।
भारत ज्योग्राफिक रूप में कहाँ है? हमारे एक तरफ हिमालय है, हमारे तीनों तरफ समुद्र है, उत्तर पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो हमारी जरूरतें भी तो अलग अलग हैं। हमें अपना एरियल डिफेंस भी चाहिए, हमें अपना लैंड डिफेंस भी चाहिए, और हमें अपना सी डिफेंस भी चाहिए। कोई भी किसी भी तरह के अटैक से भारत को बचना है कि नहीं है? इंटरनली भी डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा सकता है। और अब तो ये सब बातें रह गई दूर की, अब तो सीधा ये है, यहां से बैठे बैठे किस नेटवर्क ही उड़ा दो। साइबर अटैक इतना तगड़ा होता है, आपका अकाउंट ही गायब, आपका नेटवर्क से ही सारा सब कुछ गायब। कोई सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ही आपकी सारी की सारी जो है वो हैक की जा सकती, गए दूर कोई बैठा हुआ है दूसरे देश में, वहां से वो यहां सीधा अटैक कर सकता है। अब तो बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पानी इस क्षेत्र का खराब कर दो, हवा दूषित कर दो, कोई ऐसा रासायनिक वहां पे वो चीज छोड़ दी जिसको सांस ले रहे हैं लोग वहां के, वो उससे प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों में भी बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि तमाम तरह की तकनीक, तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह के खतरे ये सामने देखने को मिले। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलियो हो, किसी भी प्रकार से आप समझिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, घरेलू स्तर पर, आर्थिकी, भूगोल या फिर इतिहास या संस्कृति, सब ये सारी चीजें जो है किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। Elements of continuity and change in a country's foreign policy can be explained with reference to the important influence of these factors and forces. जैसा जैसा इन फैक्टर्स पर असर पड़ेगा समय समय के साथ, हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी उसी के साथ साथ बदलाव आता रहेगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, डोमेस्टिक लेवल पर भी होगी वो, इंटरनेशनल लेवल पर भी होगी। The international factor which is marked by the Cold War rivalry between NATO and Warsaw Pact, the founding of the UN and the weapons race nobility, notably the nuclear arms race, anti-colonialism and anti-imperialism. अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, हमारी विदेश नीति की शुरुआत कहां से होती है? हम ये जानते हैं कि हम लोग 1947 तक ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं। ब्रिटिश कॉलोनी रहे नहीं रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो भी हमने इंटरनेशनली क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? हम वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल रहे हैं, रहे कि नहीं रहे? प्रथम विश्व युद्ध में शामिल रहे हैं 1914 से 18 में, और हमने दूसरे विश्व युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया है। 1939 से 1945 में दूसरा विश्व युद्ध चला, हम इसमें रहे शामिल। लेकिन तो भी हम लोग शामिल रहे, फिर भी क्या है, हम लोग अपनी इच्छा से नहीं थे, हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थे, तो उसको भारत की को अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी जरूरत के लिए प्रयोग करता था। अब इसके बाद जब 1945 का वर्ष था, उसी समय हम जानते हैं यूएनओ का गठन हुआ। सब जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आया, और भारत यूएनओ के प्रारंभिक सदस्यों में से, अर्ली मेंबर्स में से एक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत भले ही आजाद 1947 में होता है, लेकिन भारत यूएनओ का मेंबर कब बन गया? 1945। याद रहेगी बात, यूएनओ कब बना बेटे संयुक्त राष्ट्र संघ? 1945 में। भारत इसका सदस्य कब बन गया? 1945 में ही, जो कि भारत अभी स्वतंत्र नहीं है। इसके बाद 1945 के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। कब हुआ भारत आजाद? 1947। तो दुनिया कैसे बदल चुकी थी हम ये जानते हैं। 1945 में जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, इस विश्व युद्ध में कौन जीता? दो गुट थे, कौन से? एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, एक तरफ थे मित्र राष्ट्र। कौन जीता आयुष? धुरी राष्ट्र जीते दूसरे विश्व युद्ध में कि मित्र राष्ट्र? मित्र राष्ट्र। कौन जीते? मित्र। और धुरी राष्ट्र कौन हारे? जापान, जर्मनी, इटली, ये हार गए। जीता कौन? जीता कौन? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि 1941 में ही शामिल हुआ था बाद में, पर्ल हार्बर के अटैक के बाद। बाकी मेन आपका यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये देश जीते। अब इसका असर क्या हुआ? जब ये देश जीते, रशिया भी इस साइड यहीं पे था, यूएसए भी यहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ? इन मित्र राष्ट्र में जो रशिया भी है और यूएसए भी है, ये आपस में राइवल बन जाएंगे, राइवल बन जाएंगे। और हम जानते हैं कि फाइनली
दुनिया एंटर कर गई कोल्ड वॉर में। किसमें एंटर कर गई? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर बोले तो शीत युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? शीत युद्ध। शीत युद्ध कब से कब तक चला? शीत युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। शीत युद्ध आप लोगों यही, शीत युद्ध 1945 में शुरू हो गया और 1991 जब तक कि रूस टूट नहीं गया, सोवियत रूस का विखंडन नहीं हो गया, तब तक चलता रहा क्या हमारा? शीत युद्ध। याद रखना है, मैं पूछूंगा कल। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 और शीत युद्ध का दौर चला 1945 से 1991। बेटा इस शीत युद्ध के दौर में दुनिया दो खेमों में बट चुकी थी और वो दो खेमे थे। एक खेमा जो कि अमेरिका का समर्थक है, एक खेमा जो रूस का समर्थक, यूएसएसआर वाला। अब जब दुनिया दो खेमों में बट चुकी है, इसी बीच में भारत 1947 में क्या हो रहा है? आजाद हो रहा है। और भारत आजाद हो रहा है और भारत का विभाजन भी हो रहा है। एक अलग मुल्क बन रहा है पाकिस्तान, भारत के दोनों तरफ, क्योंकि तब बांग्लादेश भी पाकिस्तान हुआ करता था। 1947 में भारत आजाद हुआ। शुरुआत में तो कुछ बोलते समझते हम, 1947 में भारत आजाद हो रहा है और 1947 के बाद 48, 39, 50, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, 51 में चुनाव हुए और फिर 52 में सरकार बनी जो प्रॉपर इलेक्टेड सरकार थी। तो अब ये शुरुआती देश में तो भारत का काम चला रही थी अंतरिम सरकार, इलेक्टेड सरकार आई। हमारा विदेश नीति क्या होगी, इसके ऊपर नेहरू जी ने कहा भाई देखो, मैं इस चीज को, उन्होंने लंबा इतिहास देखा है। विदेश नीति कौन, इस समय तक पटेल साहब का भी निधन हो गया है भाई। 1950 तक गांधी भी नहीं है, पटेल भी नहीं है। 1950 में ही पटेल साहब का क्या हुआ, दिसंबर के महीने में निधन हो गया। तो अब 1950-51 का दौर चल रहा है, हमें अपनी विदेश नीति तय करनी है। तो हम नेपाल के साथ और भूटान के साथ तो पहले ही समझौते कर लेंगे। नेपाल और भूटान के साथ हमारे 1949 और 1950 में ही समझौते हो गए मैत्री संबंध को लेकर। अब आगे हमारी विदेश नीति क्या हो, कैसे हो, ये एक बड़ी समस्या थी। तो 1949 में ही आपको पता होगा नेहरू जी, आवाज नहीं आ रही। उन्नीस में ही, 39 नहीं बोलते थे, 49 में हमने कॉमनवेल्थ देशों की मेंबरशिप ले ली थी। मई 1949 में हमने ले ली थी मेंबरशिप। अब हमारी विदेश नीति क्या होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? विदेश नीति बहुत बड़ी तत्व है। प्रधानमंत्री नेहरू ने ये पद अपने पास रखा। यानी आपको कोई पूछे भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो आप बोलेंगे नेहरू जी। नेहरू जी 1964 तक जीवित रहेंगे, विदेश मंत्रालय इनके पास ही था। अब हमारी विदेश नीति क्या होगी, हम, दुनिया दो खेमों में बटी पड़ी। दुनिया में एक खेमा है यूएसए वाला और एक खेमा है यूएसएसआर वाला। भारत को लेकर दोनों देश टकटकी लगा के बैठे हैं, दोनों खेमे। भारत एक बड़ा देश है, भारत हमारे खेमे में आ जाए यूएसए ऐसा सोच रहा है, और भारत हमारे खेमे में आ जाए ऐसा कौन सोच रहा है? यूएसएसआर। भारत ने बोला ना तो हम इसमें जाएंगे ना इसमें जाएंगे, हम एक तीसरी ही दुनिया बनाएंगे, ना तो यूएसए ना यूएसएसआर, हम आगे बढ़ेंगे एक गुट निरपेक्ष। क्या रखेंगे हम? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्ष मतलब ना इस गुट में और ना ही उस गुट में, इस गुट और उस गुट के, ना इसके सापेक्ष ना उसके सापेक्ष, हम रहेंगे निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब न्यूट्रल, नीदर हेयर नॉर देयर। इसी को बोलते हैं बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो भारत गुट निरपेक्ष था, फिर भी भारत का झुकाव थोड़ा किस तरफ था? यूएसए नहीं, यूएसएसआर की तरफ। किसकी तरफ था? और भारत का झुकाव यूएसएसआर की तरफ था, तो फिर हमारा दुश्मन वो हमारा उल्टा काम करेगा ना। हमारा दुश्मन कौन है?
पाकिस्तान देश वो किसकी तरफ चला गया? यूएसए की तरफ। और इसीलिए आप देखोगे सन 2000 से पहले तक अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे थे, क्योंकि हमारे रशिया के साथ अच्छे थे, तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे होंगे। और आपको एक बात जान के बड़ी ताजुब होगी, एक टाइम हमारी इकोनॉमी बहुत पीछे चल रही थी, पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमसे आगे निकल गया था। अगर पाकिस्तान उसी ढर्रे में चलता, पॉपुलेशन भी उसकी कम थी, एरिया इतना बढ़िया उसके पास, सारा फर्टाइल लैंड है, दुनिया की सबसे अच्छी जमीन, आप बोलिए दुनिया की जो दुनिया में सबसे बेहतरीन जमीन है वो पाकिस्तान के पास है। लेकिन वो कहते ना कि सब कुछ मिलके भी जब दिमाग ना हो, सब कुछ है उसके पास तो भी दिमाग नहीं है, और वो आतंकवाद वाले रास्ते पे चल पड़ा, हिंसा के रास्ते में चल पड़ा, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने लगा अपने देश में, हिंदुओं को, सिखों को। और वरना आज दुनिया के आगे अग्रणी देशों में होता, हमसे तो बहुत आगे होता, लेकिन पिछड़ गया, अपना ही देश टूट गया उसका दो हिस्सों में, हमारा तोड़ा उसने, उसका बांग्लादेश ही अलग हो गया उससे। तो ये आप समझेंगे अगली क्लास कि हम जब इस रास्ते पे चले, कौन सी क्लास रास्ते पे, तो अमेरिका सोच रहा है, नेहरू को देखिए कि ये देखो भारत आजाद हुआ, नेहरू हमारी तरफ आएंगे, रशिया देख रहे हैं वो उधर, वो बोल रहे आजा आजा आजा, लेकिन हम किसी तरफ नहीं गए, ना हम यूएसए वाली तरफ ना वो, हम रहे गुटनिरपेक्ष। और तब हमारी एक रणनीति अलग बनेगी, तो भी कई देशों को चुभेगी। फिर भारत किस तरह से आगे रास्ते मोल्ड करता है, तो भी हम पढ़ते ना, नेहरू जी का झुकाव रशिया की तरफ है थोड़ा, और इंदिरा गांधी भी गई थी रशिया, 1971 समझौता, वो सब बातें आएंगी आगे के लेक्चर। चलिए, यहां मैंने आपकी एक भूमिका तय कर दी, भारत आजाद हो रहा है और दुनिया में उस वक्त शीत युद्ध का दौर शुरू। दो बातें आप जान के चलिए, दुनिया में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई है, दुनिया दो खेमों में बढ़ गई है, यूएसए और यूएसएसआर। ऐसी परिस्थितियों में भारत आजाद हो रहा है। अब भारत इधर जाए उधर जाए, कल नेहरू जी क्या सोचेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर पे अभी 10 मिनट बाद आ जाना।